हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे और सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बेटा, हम पढ़ रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी, जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है। ठीक है, इसका एक लेक्चर हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उस लेक्चर को तो जाइए देखिए। ठीक है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आगे के जो टॉपिक्स हैं, पीछे का टॉपिक आप लोगों ने स्टडी नहीं किया तो आगे के टॉपिक में कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, आपको समझ में नहीं आएंगे। इससे यही है कि आपको स्टेप बाय स्टेप रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करने हैं। ज्यादा लोड नहीं है आप लोगों के ऊपर। ठीक है, डेली 2 या 3 लेक्चर्स आप लोगों को देखने हैं। ठीक है, तो अब हमारे लेक्चर्स कंटिन्यू रहेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और जो हमारे लाइव सेशंस होते हैं, डाउट सेशंस होते हैं, उनमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा ह्यूमन एनाटॉमी का सेकंड लेक्चर होने वाला है यूनिट फर्स्ट से, जिसमें हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं बेसिक लाइफ प्रोसेस, होम्योस्टेसिस एंड एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। जो बेसिक टर्मिनोलॉजी हमारे सिलेबस में दी हुई है उनके बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जो जिस चीज में आप इंटरेस्टेड हैं उस चीज को ज्वाइन कीजिए। यूट्यूब के ऊपर भी हमारे फ्री लेक्चर्स आते हैं। ठीक है, ऐप पेड चाहिए तो पेड आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। ठीक है, तो सारी फैसिलिटी आपको एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाएगी और 8 सेमेस्टर तक आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। उससे पहले हम देख लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्या स्टडी किया था। तो बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था सेल्यूलर एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी सिस्टम, यहां तक हमने स्टडी कर लिया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं बेसिक लाइफ प्रोसेस, होम्योस्टेसिस, बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। तो ये जो चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है? लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक लाइफ प्रोसेस और होम्योस्टेसिस तो मोस्ट इंपोर्टेंट इसके अंदर होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा बेसिक लाइफ प्रोसेस, होम्योस्टेसिस एंड बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। बेसिक लाइफ प्रोसेस, हम हमारी डेली लाइफ में क्या करते हैं, हमारी बॉडी क्या करती है, हम जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, वो हमारी बेसिक लाइफ प्रोसेस होती है। अगर वो नहीं हो तो ये ह्यूमन बीइंग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, इनका रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, इनकी जनसंख्या नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक लाइफ प्रोसेस को कैसे डिफाइन करेंगे? बेसिक लाइफ प्रोसेस आर द एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जरूरत की जितने भी जरूरत के काम हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, उसको हम बेसिक लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। क्यों परफॉर्म किए जाते हैं? टू मेंटेन लाइफ, जीवन को मेंटेन करने के लिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए, ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए और सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, इसके अलावा रिप्रोडक्शन करने के लिए, अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए। ये है बेसिक लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन। हिंदी में देखिए, मूलभूत जीवन प्रक्रियाएं वे आवश्यक क्रियाएं हैं जिन्हें जीवित प्राणी जीवन को बनाए रखने, वृद्धि, जीवित रहने और प्रजनन के लिए संपन्न करते हैं। मतलब डेली लाइफ प्रोसेस भी इनको हम बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो यहाँ पे देखिए मेटाबॉलिज्म, डेली बेसिस पे हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है। रेस्पॉन्सिवनेस, हमारी बॉडी काफी स्टिमुलाई के अगेंस्ट रेस्पॉन्स करती है। मूवमेंट हम करते हैं, हमारी सेल्स ग्रोथ करती है, हमारी बॉडी ग्रोथ करती है। डिफरेंशिएशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पायरेशन, इन सभी को पॉइंट वाइज हम आगे देखने वाले हैं बेटा। तो ये कुछ हमारी बेसिक लाइफ प्रोसेस है जो हमारी लाइफ में डेली चलती है।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से इसके टाइप्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म। ये एक टाइप है बेसिक लाइफ प्रोसेस का। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जितनी भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में होती हैं उन सभी को मिलाकर हम बोल देते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म बहुत ही आवश्यक होता है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म इज ए सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द बॉडी। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही हैं उन सबको मिलाकर हम बोल सकते हैं कि ये मेटाबॉलिज्म हो रहा है हमारी बॉडी में। उपापचय शरीर में होने वाले सभी रासायनिक अभिक्रियाओं का कुल योग होता है। इजी मीनिंग है इसका, मेटाबॉलिज्म इज इक्वल्स टू बॉडी की केमिकल फैक्ट्री, केमिकल रिएक्शन को मिला के क्या बनता है, मेटाबॉलिज्म। टाइप्स की बात करें तो दो टाइप का होता है हमारा मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट होता है एनाबॉलिज्म और सेकंड होता है केटाबॉलिज्म। याद रखना है आप लोगों को, और डिटेल में आपको नोट्स में पढ़ना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो नोट्स जो बच्चे कोर्स ज्वाइन कर रखे हैं उनको कोर्स के अंदर मिल जाएगा, और कोई बच्चा अलग से नोट्स लेना चाहता है तो वो अलग से भी नोट्स ले सकता है। उसके लिए कटारिया फार्मेसी ऐप आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा। एनाबॉलिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे, एनाबॉलिज्म इज ए प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंस। मतलब कि अपचय वह प्रक्रिया है जिसमें सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों का निर्माण किया जाता है। मतलब सिंपल सब्सटेंस से बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाया जाता है। कैसे, एग्जांपल देखिए, बॉडी के अंदर क्या होता है ऐसा, जैसे एमिनो एसिड्स हैं, तो जैसे हमारी बॉडी में सेल्स है, डिफरेंट काफी सारी सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती है, तो टिश्यू सेल से कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो वैसे ही एनाबॉलिज्म में क्या होगा, जैसे एमिनो एसिड्स है, एमिनो एसिड्स जुड़ के एक दूसरे से जुड़ के क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो एमिनो एसिड के कंपैरिजन में प्रोटीन हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनता है। तो ये कौन सी प्रोसेस से होता है मेटाबॉलिज्म की, एनाबॉलिज्म से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। तो फॉर एनाबॉलिज्म एड एंड असेंबल, ये इसमें सब्सटेंस एड होते हैं और असेंबल होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हमें मिलता है। अब आता है कैटाबॉलिज्म, नाम में ही छुपा है भाई, कैटाबॉलिज्म होगा, टूटेगी चीजें, छोटी होगी। तो कैटाबॉलिज्म इज ए प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस विद रिलीज ऑफ एनर्जी। यहां पे क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस छोटे सब्सटेंस में सिंपल सब्सटेंस में टूट रहे हैं, उसके साथ साथ एनर्जी भी बना रहे हैं, एनर्जी भी बॉडी को दे रहे हैं एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, और अपचय बोलते हैं हिंदी में। अपचय वह प्रक्रिया है जिसमें जटिल पदार्थ टूटकर सरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं तथा ऊर्जा मुक्त होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हमारी बॉडी में ऊर्जा किस रूप में मिलती है, एनर्जी, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। ठीक है, तो जैसे ग्लूकोज का बैकग्राउंड होता है तो हमें एटीपी मिलता है, एनर्जी मिलता है, वो किस प्रोसेस के थ्रू मिलता है, कैटाबॉलिज्म के थ्रू। ठीक है, तो कैटाबॉलिज्म कट एंड क्रश। आई होप एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आता है रेस्पॉन्सिवनेस, इरिटेबिलिटी। ये क्या होता है भाई, इरिटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिवनेस। देखिए, हमारी बॉडी कुछ भी अगर उसको लगता है कि हमारे साथ छेड़छाड़ की जा रही है, तो अनवांटेड कुछ भी हो रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लेती है हमारी बॉडी। तो रेस्पॉन्सिवनेस इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिटेक्ट एंड रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल चेंजेस। मतलब हमारी बॉडी के अंदर ऐसी खासियत होती है कि बाहर कोई चेंज हो रहा है या अंदर कोई चेंज हो रहा है तो उसको अपने आप डिटेक्ट कर लेगी। ठीक है, तो रेस्पॉन्सिवनेस अनुक्रियाशीलता शरीर की वह क्षमता है जिसके द्वारा वह आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तनों को पहचान कर उसके खिलाफ एक्शन लेता है, प्रतिक्रिया करता है। जैसे गर्मी में क्या होता है, जब हमें बाहर से गर्मी लगती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, स्वेट रिलीज करती है, पसीना आता है हमारी बॉडी से, जिससे क्या फायदा हमें मिलता है, हमारी बॉडी अपने बाह्य जो टेम्परेचर है, एक्सटर्नल टेम्परेचर, उसको मेंटेन करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो जब
पसीना आएगा, उसके बाद थोड़ी हवा लगेगी तो आपको कूल कूल महसूस होगा। तो पसीना गर्मी की वजह से आता है, लेकिन क्यों आता है? आपको राहत देने के लिए, ठीक है, कि आपको ज्यादा गर्मी ना लगे। इसके अलावा गर्म वस्तु से हाथ हटाना, मतलब कोई गर्म वस्तु है, अब उसके आप हाथ लगा दिए अनजाने में, लेकिन हमारी बॉडी तुरंत रिएक्ट करेगी और झट से उस हाथ को आप पीछे कर लेंगे। तो ये हमारी बॉडी का काम है, ये आपका काम नहीं है। आप नहीं हटाए हो, आपकी मर्जी से वो हाथ नहीं हटाया, आपकी मर्जी चले तो वो हाथ वहां पे रखा रहेगा, जल जाएगा आपका, लेकिन हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली उसको पीछे खींच लेती है। आप ट्राई करके देख लेना, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे इस चीज। कंट्रोल तो तब होता है हमारा जब गर्म वस्तु के हाथ लगाते और हाथ वहीं हम रख लेते कि हम इस हाथ को हटाएंगे नहीं, लेकिन वो कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता है, वो अपने आप हाथ पीछे हट जाता है। ये चीज ट्राई करके देख लेना आप। वो होती है रेस्पॉन्सिवनेस, इरिटेबिलिटी ऑफ आवर बॉडी की ये क्षमता होती है, इसको होम्योस्टेसिस भी हम बोल सकते हैं। आगे आता है मूवमेंट। मूवमेंट इज द मोशन ऑफ ऑल बॉडी, कंप्लीट बॉडी मोशन करती है, चलते हैं हम, ठीक है। ऑर्गन्स, सेल्स है, सबस्टेंस विद इन द बॉडी, मूवमेंट होता है हर चीज में। गति शरीर, अंगों, कोशिकाओं तथा शरीर के भीतर पदार्थों का संचलन क्रिया है, ये होता है हमारी बॉडी के अंदर। इसके एग्जाम्पल है जैसे हम वॉकिंग करते हैं, हार्ट पंपिंग ब्लड, फूड मूवमेंट इन इंटेस्टाइन, तो ये होता है मूवमेंट। ये भी हमारी डेली लाइफ प्रोसेस, बेसिक लाइफ प्रोसेस इसको हम बोल सकते हैं। इसके अलावा ग्रोथ, ग्रोथ इज एन इंक्रीज इन बॉडी साइज, सेल साइज और सेल नंबर। इसी को हम ग्रोथ बोलते हैं कि भाई सेल का साइज बढ़ गया है या सेल का नंबर बढ़ गया है और हमारी बॉडी का साइज बढ़ गया है। तो वृद्धि शरीर के आकार, कोशिका के आकार अथवा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि को बोलते हैं, जैसे इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन सेल नंबर, ठीक है। सेल की साइज बढ़ना या सेल का नंबर बढ़ना, दोनों ही ग्रोथ होती है। ग्रोथ, साइज इंक्रीज होगी और नंबर इंक्रीज होगा तो ग्रोथ हमारी बढ़ जाएगी। आगे आता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इज ए प्रोसेस बाय विच अनस्पेशलाइज्ड सेल बिकम स्पेशलाइज्ड सेल। इसका मतलब क्या है? विभेदन वह प्रक्रिया है जिसमें अविशिष्ट कोशिकाएं विशिष्ट कोशिकाओं में बदल जाती है। मतलब कोई अनस्पेशलाइज्ड सेल है, उसका कोई काम नहीं हो रहा है, वो कोई काम नहीं कर रही है, तो उसको स्पेशलाइज्ड सेल में कन्वर्ट हो जाती है वो ऑटोमेटिकली। वो हमारी बॉडी की एक क्षमता होती है जिसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। जैसे स्टेम सेल्स होती हैं तो वो बेसिकली जहां जरूरत होती है वहां जाके काम करती हैं। जैसे स्टेम सेल्स नर्वस सेल्स में भी कन्वर्ट हो जाती हैं, स्टेम सेल्स मसल्स में भी कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। ये होता है डिफरेंशिएशन एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। डिफरेंशिएशन, डिफरेंट जॉब, एक ही सेल का अलग अलग काम। आगे आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स और ए न्यू इंडिविजुअल। जरूरी है ह्यूमंस को अपनी जनरेशंस को बढ़ाने के लिए, ठीक है। रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। प्रजनन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नई कोशिकाओं अथवा नए जीव का निर्माण होता है। जैसे सेलुलर रिप्रोडक्शन होता है, एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है। सेल भी रिप्रोडक्शन करती हैं और अपनी संख्या बढ़ाती है, ठीक है, जिसको हम सेल डिवीजन बोलते हैं, माइटोसिस, मियोसिस। तो रिप्रोडक्शन, रिप्लेसमेंट और न्यू जनरेशन, ठीक है, ये भी हमारा बेसिक लाइफ प्रोसेस है। आगे आता है रेस्पायरेशन। डेली रेस्पायरेशन करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 को छोड़ते हैं, तो ये भी एक बेसिक लाइफ प्रोसेस हो गई। रेस्पायरेशन इज ए प्रोसेस बाय विच सेल ऑब्टेन ऑक्सीजन एंड रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड, ठीक है। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिकाएं ऑक्सीजन प्राप्त कर भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। जिससे फूड प्लस ऑक्सीजन एनर्जी हमें मिलती है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है और हमें जीवित रखने में मदद करता है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, होमियोस्टेसिस। तो बिना कोई थ्योरी जाने मैं होमियोस्टेसिस आपको समझा दूंगा कैसे। होमियोस्टेसिस ऐसी प्रोसेस है हमारी बॉडी की जो हमारी अनकंट्रोल्ड कंडीशंस को मेंटेन करता है। जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो उसको कम करेगा, ठीक है, यही तो है ना। टेम्परेचर बढ़ गया है उसको कम करेगा। मेंटेन, एक मेंटेन्ड कंडीशन जो होती है ना हमारी बॉडी की, ठीक है, कि जहां पे हमारे को ना कोई डिजीज होगी ना। जैसे ब्लड प्रेशर, एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 120/80, वो यहाँ 120/80 है तो यहाँ रहेगा हमारा लेवल। इस कंडीशन को हम बोलेंगे क्या? होमियोस्टेसिस।
अब ये ब्लड प्रेशर बढ़ा या कम हुआ तो होम्योस्टेसिस अनबैलेंस हो गया। तो हमारी बॉडी कोशिश करती है कि इसको बैलेंस में लाया जाए। जब तक कोशिश होती है बॉडी की, जब तक स्वस्थ होते हैं आप, तब तक ये प्रोसेस मेंटेन होती है। तब कोई डिजीज हो जाती है, जैसे हाइपरटेंशन है और भी कोई डिजीज है, तो ये सिस्टम गड़बड़ा जाता है। तो हमारी बॉडी पहले से सिस्टम है, लेकिन सिस्टम में खराबी आ जाए तब जाके डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। ऑलरेडी सिस्टम बना हुआ है हमारी बॉडी। तो होम्योस्टेसिस इज मेंटेनेंस ऑफ ए स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब कि हमारी बॉडी को अडेप्ट रखता है, बाहरी और आंतरिक एनवायरनमेंट को सेम बनाए रखने की कोशिश की जाती है। समस्थैतिकता वह प्रक्रिया है जिसमें बाह्य वातावरण में परिवर्तन होने पे भी हमारे आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखने का काम करता है। ये बॉडी को मेंटेन करता है, जिसे बॉडी का इंटरनल एसी सिस्टम भी इसको हम बोल सकते हैं। बाहर चाहे गर्मी हो या ठंड, शरीर अंदर से संतुलन बनाए रखता है। देखिए, बाहर चाहे 50 डिग्री टेम्परेचर हो या 20 डिग्री टेम्परेचर हो, लेकिन हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ये एग्जाम्पल ये किसकी वजह से होता है? होम्योस्टेसिस की वजह से होता है। तो हमेशा याद रहेगा ये पॉइंट आप लोगों को, ठीक है। तो इम्बैलेंस होगा तो हमारी बॉडी उसको कंट्रोल करेगी और बैलेंस में लाने का काम करती है। वो किसकी मदद से होता है? होम्योस्टेसिस की मदद से होता है। तो व्हाट डज होम्योस्टेसिस कंट्रोल? क्या क्या कंट्रोल कर सकता है? बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी कंट्रोल करता है, वाटर बैलेंस को भी कंट्रोल करता है, पीएच बैलेंस को भी कंट्रोल करता है। अलग अलग तरीके से अलग अलग लेवल्स को मेंटेन ये करने का काम है इसका, ठीक है। मैकेनिज्म कैसे ये करता है ये काम, ठीक है। तो सबसे पहले तो रिसेप्टर, कोई भी चेंजेस हुआ है, मान लीजिए टेम्परेचर में चेंजेस हुआ है, ब्लड प्रेशर कम हुआ, तो रिसेप्टर्स जो है वो डिटेक्ट करेंगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आई है। उसके बाद रिसेप्टर कंट्रोल सेंटर तक मैसेज भेजेगा कि भाई हमारी बॉडी में ये दिक्कत आ रही है, ये ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड मेक डिसीजन। अब हमारा कंट्रोल सेंटर डिसीजन लेगा कि भाई ये कम हो रहा है तो इसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो काम करेगा। तो इफेक्टर को मैसेज देगा और रेस्पॉन्स इफेक्टर प्रोड्यूस करेगा कि भाई ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो ऐसा कोई सब्सटेंस रिलीज करो जिससे इसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए और ये मेंटेन हो जाए। इस तरीके से हमारा होम्योस्टेसिस काम करता है। इसके अलावा एक है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, रिवर्स चेंज एंड रीस्टोर नॉर्मल कंडीशंस। ये एक तरीके से इसको हम होम्योस्टेसिस ही बोल सकते हैं। ऋणात्मक प्रतिपुष्टि वह तंत्र है जो हुए परिवर्तन का विरोध करके शरीर को सामान्य स्थिति में वापस लाता है। सेम काम होम्योस्टेसिस का है। कोई भी इम्बैलेंस हुआ है उसको वापस से बैलेंसिंग कंडीशन में लाना काम होता है। अब यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में सिंपल सा एग्जांपल हमें दिया जाता है हमेशा, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन ऑटोमेटिकली होता है। इंपॉर्टेंस है मेंटेन नॉर्मल बॉडी फंक्शंस, एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, मेंटेन एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है, प्रिवेंट डिजीज। ये काम है, ये इंपॉर्टेंस है किसके? हमारी होम्योस्टेसिस के, जो हमारी बॉडी को मेंटेन करने का काम होता है। तो लाइफ बैलेंस सिस्टम भी इसको हम बोल सकते हैं। डिटेल में आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आना चाहिए, समझ में आ जाएगा तो कहीं से भी आप लोग पढ़ लें, याद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है। ये नॉर्मल पर्सन है, बॉडी टेम्परेचर देखिए इस साइड से बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। यहाँ देखिए ऊपर की साइड देखिए बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे हमारा इंक्रीज हो गया है। तो क्या होगा? कूलिंग प्रोसेस एक्टिव होगी और स्वेटिंग होगी। मान लीजिए बाहर से टेम्परेचर बढ़ गया है तो क्या होगा? अब बॉडी अपने आप को ठंडा रखने के लिए स्वेटिंग करेगी, स्वेटिंग होगी, कूलिंग प्रोसेस एक्टिवेटेड होगा, स्वेटिंग होगी और बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो गया है, सर्दी आपको लग रही है तो हीटिंग प्रोसेस एक्टिव हो जाएगी, शिवरिंग होगी, कपकपी होगी बॉडी में, वाइब्रेशंस होंगे बॉडी में। सर्दियों के टाइम होते हैं ना, सुबह सुबह हाथ ऐसे करते हैं, क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि आपकी बॉडी मेंटेन कर रही है, आपको गर्म करने की कोशिश कर रही है, जिससे बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज होगा और बॉडी 37 डिग्री पे टिकी रहेगी एक ही लेवल पे, ठीक है। वो है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, इसको हम बोल सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा। थर्ड टॉपिक है हमारा बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज।
कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जिससे बॉडी की जो स्ट्रक्चर है उसको समझा जा सकता है। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में दी हुई है कुछ टर्मिनोलॉजी, उन सभी को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी इज ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज्ड टू डिस्क्राइब बॉडी स्ट्रक्चर एंड पोजीशंस, मतलब एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, ह्यूमन एनाटॉमी की लैंग्वेज है। ठीक है, जिससे बॉडी की जो स्ट्रक्चर्स हैं, पोजीशंस हैं, डायरेक्शंस हैं, उनको समझा जा सकता है और उनको नाम दिया गया है, अलग अलग पोजीशंस को अलग अलग नाम दिया गया है। तो शारीरिक परिभाषिक शब्दावली व मानक भाषा है जिसका उपयोग शरीर की संरचनाओं, स्थितियों तथा दिशाओं का सटीक वर्णन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो एनाटॉमिकल पोजीशंस की बात करें तो is the standard reference position of human body used for anatomical description। एनाटोमी में क्या होता है कि स्ट्रक्चर की हम स्टडी करते हैं, तो इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे बनाए गए हैं, कुछ ऐसी टर्म्स बनाई गई कि भाई इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से एनाटॉमिकल पोजीशंस होती हैं। शारीरिक स्थिति वह मानक अवस्था है जिसका उपयोग शरीर के अंगों के वर्णन के लिए किया जाता है। तो डायरेक्शनल टर्म का एक टेबल हमने बनाया है, उसमें देखिए आगे हम डायग्राम भी देखेंगे। सुपीरियर वर्ड अगर आपको कहीं दिख जाए तो समझ जाना टूवर्ड हेड, हेड के सामने। ठीक है, और इन्फीरियर अवे फ्रॉम हेड, हेड से अलग, हेड के पीछे, डाउन। सुपीरियर टूवर्ड हार्ट, हेड की तरफ। ठीक है, हाँ, सुपीरियर का मतलब है ऊपर की तरफ, इंफीरियर नीचे, डाउन आगे ट्रिक लिखी हुई है, अप एंड डाउन। इसके बाद आता है एंटीरियर, एंटीरियर है मतलब फ्रंट में, सामने की ओर, पोस्टीरियर पीछे की ओर। ठीक है, फ्रंट और बैक। मिडल टूवर्ड मिड लाइन, मिड मतलब बॉडी को दो बराबर भाग हिस्सों में बांट दो, उसको हम बोलते हैं मिड लाइन, मीडियल बोलते हैं। बेसिकली टर्म जो है वो है मीडियल, मतलब मिडल जो होता है उसको क्या बोलते हैं, मीडियल, टूवर्ड मिड लाइन। एक होता है लेटरल, अवे फ्रॉम मिड लाइन। मान लीजिए ये हमारी बॉडी है, ठीक है, डायग्राम पे मत जाना, ये हमारी बॉडी है, इसको हमने दो बराबर भागों में बांट दिया है, ये मिड लाइन है, और मिड लाइन के पास वाला जो एरिया है उसको हम लेटरल बोलेंगे, अवे फ्रॉम मिड लाइन, साइड में, दोनों साइड में। इसके अलावा आता है प्रॉक्सिमल, नियर ओरिजिन, नियर आसपास किसी भी चीज के। ठीक है, सुपरफिशियल सरफेस, ऊपर की जो सरफेस है, डीप इंटरनल, अंदर, बॉडी के अंदर, इनसाइड। ये कुछ टर्म्स हैं, बस याद रखनी है आपको, इस पे ज्यादा कुछ क्वेश्चंस वगैरह नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं बॉडी प्लेन के आधार पे, डायग्राम भी देखेंगे। बॉडी प्लेन आर इमेजिनरी फ्लैट सरफेस दैट डिवाइड इन द बॉडी इनटू सेक्शंस, बॉडी को सेक्शंस में डिवाइड करता है। ये शारीरिक तल, काल्पनिक समतल सतहें जो शरीर के विभिन्न भागों में विभाजित करती हैं। डिफरेंट प्लेन्स होते हैं बॉडी के। ठीक है, डायग्राम में आपको समझ में आएगी, मैं डायग्राम आगे आएगा तो उस पहले प्लेन्स को देख लीजिए। पहले होता है सेजिटल प्लेन, ये हमारी बॉडी को डिवाइड बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट पोर्शन। ठीक है, ये हमारी बॉडी है, तो जो सेजिटल प्लेन है वो हमारी बॉडी को क्या करता है, दो भागों में बांटता है, राइट और लेफ्ट। ठीक है, ट्रिक है सेजिटल साइड डिवीजन, राइट लेफ्ट में डिवाइड करता है। इसके अलावा आता है फ्रंटल या कोरोनल प्लेन, ये बेसिकली डिवाइड करता है बॉडी इन फ्रंट और बैक, सामने की साइड और पीछे की साइड। ठीक है, फ्रंट वर्सेस बैक। तो ये बॉडी प्लेन हो गया, सेजिटल प्लेन, फ्रंटल, कोरोनल प्लेन। ठीक है, थर्ड होता है ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स मतलब डिवाइड बॉडी इनटू अपर एंड लोअर पार्ट, ऊपर और नीचे की ओर। ठीक है, ये ट्रांसवर्स प्लेन होता है, टॉप और बॉटम। अब ये डायग्राम देखिए, इसमें जो राइट लेफ्ट में बांट रहा है वो सेजिटल प्लेन है, और ऊपर नीचे जो बांट रहा है वो ट्रांसवर्स प्लेन है, और जो पीछे और आगे कर रहा है वो हमारा कोरोनल प्लेन है। अगर इस टाइप का डायग्राम आपको बनाना आता है, अगर पूछा जाए तो बना सकते हैं। ठीक है, अब आती है बॉडी कैविटीज। बॉडी को डिफरेंट कैविटीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑर्गन्स, ऑर्गन का प्रोटेक्शन करती हैं बेसिकली। The body cavities are space within the body that contain and protect internal organ। Body cavities उनको बोलते हैं जिनके भीतर ऑर्गन्स होते हैं और ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। शारीरिक गुहाएं शरीर के भीतर स्थित रिक्त स्थान हैं जिनमें आंतरिक अंग स्थित एवं सुरक्षित रहते हैं। एग्जाम्पल,
जैसे कि क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी के अंदर क्या होता है, हमारा ब्रेन होता है। ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है क्रेनियल कैविटी, क्रेनियल, क्रेनियम और ब्रेन। ठीक है, तो ये देखिए सभी कैविटीज का डायग्राम यहाँ पे डिनोट किया गया है। क्रेनियल कैविटी हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, इसके अलावा डॉर्सल कैविटी हेड से लेके नीचे तक आती है। ठीक है, इसके अलावा स्पाइनल कैविटी बेसिकली हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। थोरेसिक कैविटी जो होती है हमारे चेस्ट को, लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, इसके अलावा एब्डोमिनल कैविटी है, इसके अलावा पेल्विक कैविटी है नीचे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैविटीज होती हैं बॉडी के अंदर जो प्रोटेक्ट करती है ऑर्गन्स को। थोरेसिक कैविटी कंटेन लंग्स एंड हार्ट, दोनों इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, थोरेक्स चेस्ट। एब्डोमिनल कैविटी कंटेन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, एब्डोमेन डाइजेशन। तो इस शॉर्ट में यहाँ पे आपको बताया, बाकी नोट्स में आपको डिटेल में मिल जाएगा। बाकी अगर इतना भी किसी बच्चे ने पढ़ लिया तो उसका भी भला हो जाएगा, वो आराम से एग्जाम के अंदर लिख सकता है। पेल्विक कैविटी में यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, पेल्विस, यूरिन प्लस रिप्रोडक्शन, बस इतना ही है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे। और कोई बच्चा यूट्यूब पे देख रहा है जिसको नोट्स की जरूरत है तो आप ये नोट्स परचेज कर सकते हैं। पर सब्जेक्ट ई नोट्स आपको मिल जाएंगे 99 रुपीज में। इस पे भी ऑफर चलता रहता है, तो आपने कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जाके कर लीजिए। वहां पे आपको अफोर्डेबल प्राइस में हमारे कोर्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। ठीक है, तो डाउनलोड कटारिया फार्मेसी ऐप एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इसके अलावा इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि वहां पे और भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद।